हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो आघात हुआ है उसका जिम्मेदार कौन? तो विश्व हिंदू परिषद की तो साख लगी, ये स्वाभाविक है, आप कोई माने ना माने। इंडिया में इतना ना हाईलाइटेड होता मामला तो हो सकता है अंदर अंदर ही दबा दिया जाता। दो लोगों का ट्रस्ट थोड़ी है, ये 15 लोग ट्रस्ट में हैं, संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसमें आईएएस हैं, आप दबा नहीं सकते, तब भी नहीं दबा सकते थे आप। 5 जून का एक फुटेज जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के कुछ लोग पुलिस को लेकर जाते हैं और वहां से एक बैग भी बरामद करते हैं। इतनी अपुष्ट खबरें मीडिया में फैलाई गई और एक शब्द जोड़ दिया, सूत्र। उनका सूत्र कौन है मुझे आज तक पता नहीं चला। आरोप लगाने के लिए तो मैंने कहा कि भगवान राम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उन पर कौन सा आरोप है जो सिद्ध हुआ है? कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। लोग तो ये कह सकते हैं कि सौरभ जी के पास 25 फ्लैट हैं, 50 गाड़ियां हैं। 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने एक भूमि खरीदी और चंपत राय जी ने 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदी। संजय सिंह ने आरोप लगाया है जो ब्लैक में टिकट बेचते थे, ऐसा हमने सुना है, देखा तो हमने नहीं है। और शराब के घोटाले में जेल के अंदर भी रह के आए हैं। कि चंपत राय जी ने खुद जासूसी कैमरे लगवाए चोरों को पकड़ने के लिए और चंपत राय जी ने खुद चोरों को पकड़वाया। आप अपने घर में अपने घर की सुरक्षा के लिए, निरीक्षण के लिए आप किसको रखते हैं? जिस पर विश्वास होता है। तो क्या इसके बाद चोरी नहीं होती क्या? क्या लाल बहादुर शास्त्री उस ट्रेन को चला रहे थे? क्या वो ड्राइवर थे? लेकिन उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना उचित समझा, उसके बाद जांच हुई और भी दे दिया परसों ना, उन्होंने सब अपना इस्तीफा दे दिया, समय आया तो दे दिया उन्होंने। किसको देना था तो स्वाभाविक है, पता नहीं दिया है कि दिलवाया गया है। नहीं। प्रवीण भाई तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता दिखाने वाले चंपत राय जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कितना बड़ा प्रोपोगंडा। 200 किलो चांदी कहाँ गई, काठभूसुंडी कहाँ गए? अरे भाई रास्ते में खड़ा मिला गया क्या? कहीं चौराहे पर ये चीजें लगाई जाती हैं क्या कि एक चौक बना दिया गया, उसमें 200 सिल्ली रख दी गई चांदी की, आप इनके दर्शन करिए। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला शख्स आज ट्रस्ट में कैसे है? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो चर्चा देश नहीं विदेशों में भी चल रही है, राम मंदिर में जो एक कहते हैं हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है कुछ चंद लोगों ने। इस विषय पे आज बहुत सी बातें करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो आघात हुआ है उसका जिम्मेदार कौन? हाँ, निश्चित तौर पर जिन्होंने चोरी की है, और चोरी का ही विषय है, श्री राम जन्मभूमि पर जो चोरी हुई और जो चोर हैं जिन्होंने चोरी की, वही इसके जिम्मेदार हैं। और एक बड़ी प्रक्रिया है अभी जो इस सारे प्रकरण को साजिश बनाने की जो कोशिश की गई है, तो मुझे लगता है ये साजिश नहीं है, केवल चोरी है। और चोरी जो हुई वो ज्यों ही ध्यान में आया प्रबंधन को, महामंत्री जी को, जो ट्रस्टीज़ हैं उनको ध्यान में आया, तो उन्होंने बहुत समय नहीं लगाया। ज्यों ही उसकी पुख्ता जानकारी हुई तो उन्होंने इस पर कार्यवाही करना शुरू कर दी। मानी चंपत जी को जब ये ध्यान में आया कि ये इस प्रकार का कुछ प्रकरण हो रहा है, तो एक आधा दिन लगा। स्वाभाविक रूप से किसी इस प्रकार की कार्यवाही को पुष्ट करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। ऐसा नहीं होता कि हमें ध्यान में आया और तुरंत हम एक्टिव हो गए। उसमें सोचता है किस दिशा में बढ़ना चाहिए, पैसा भी वापस आना चाहिए, दोषी भी नहीं बचना चाहिए। तो चूँकि एक बड़ा मामला था, श्री राम जन्मभूमि अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है, एक केंद्र है, वो मंदिर है, तो उसकी जो जांच है वो नीचे से नहीं हो सकती, बड़ा प्रकरण है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को निवेदन किया, एक चिट्ठी दी कि यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी एक संज्ञान में आई है और इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शीर्षस्थ अधिकारियों के द्वारा, जांच अधिकारियों के द्वारा उसकी एक कमेटी बनाई 3 लोगों की और जांच शुरू की। उन्होंने एक समय सीमा रखी कि 15 दिन में इसको हम पुष्ट कर देंगे और 7 दिन में हम इसकी अंतरिम रिपोर्ट
रख देंगे, सरकार के सामने अंतरिम रिपोर्ट रख देंगे और आगे 7 दिन ले करके हम आगे की कार्रवाई बढ़ा करके जांच पूरी कर देंगे, इस प्रकार की बात कही गई। 7 दिन में यहाँ सारा एक राजनीतिक परिदृश्य जो सबके सामने खड़ा हुआ, देश के सामने खड़ा हुआ, वाद प्रतिवाद, झूठे आरोप, मीडिया ट्रायल, इस प्रकार के चंडू खाने की खबरें जिनको कहते हैं, वो भी होती रहीं। लेकिन 7 दिन में SIT ने अपनी जांच समय सीमा पर बिल्कुल उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय सिंह को उन्होंने सौंप दी। 1 दिन और बीत गया तो विश्व हिंदू परिषद की तो साख लगी हुई है। ये स्वाभाविक है, आप कोई माने ना माने, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद 1984 से जो आंदोलन लिया, उसने वो आंदोलन मंदिर के निर्माण के भूमिका तक रखा, तो स्वाभाविक है। हमारे उसके साथ साथ संघ की भी साख लगी भाई साहब। सारे हिंदू समाज जो जिसकी भावना है, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहता है, वो सब लोग इस मानसिकता में हैं। माननीय आलोक जी हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर एक प्रेस को बोला कि प्रेस के माध्यम से कहा कि अब जांच की रिपोर्ट आए आपको 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आपको ये तो ध्यान में आ गया होगा कि किन्होंने चोरी की है, चूँकि आपने वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है। क्योंकि साजिश नहीं है, चोरी है, तो चोरी साजिश में आपको बहुत दिन लगाने पड़ेंगे। चोरी में एक जो जांच जहाँ जहाँ करनी थी वो कर ली, आपके पास नाम आ गए होंगे। अब आप अपनी कार्रवाई पूरी करिए, और कार्रवाई पूरी करिए नहीं, अब FIR आप दर्ज करिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ करके आप जेल में बंद करिए, और जो आगे की पूछताछ करनी है, जो कार्रवाई करनी है वो करिए। ये माननीय आलोक जी ने कहा। इसके बाद आपको ध्यान में आया होगा कि तुरंत कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुए, और FIR दर्ज करने के बाद उनको पकड़ लिया गया। 8 दोषियों सामने आए थे, 8 के 8 पकड़ लिए गए। अब उन पर जांच, विस्तृत जांच चल रही है। जैसा हमने कहा कि कोई भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, ये यहाँ तक की ये कार्रवाई अभी चल रही है। लेकिन ये प्रकरण भाई साहब जब प्रकाश में आया, उससे पहले ही चंपत राय जी ने एक बयान दे दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, ये नॉर्मल ऑडिट है, हमें कुछ भी नहीं मिला ऐसा। देखो, एक स्वाभाविक क्या होता है सौरभ जी, कि अगर सारे चोर पकड़ने हैं, सारे चोर ध्यान में आने हैं, तो उनको कई बार लापरवाही उनकी जो है वो उनको फंसाती है। अगर आपने एक नाम ले लिया, आपके ध्यान में सारे तो नहीं आएंगे तुरंत, क्योंकि आपको ये प्रकरण ध्यान में आया है। तो ये था कि जितने लोग सम्मिलित हैं, मैक्सिमम लोग नज़र में आ जाएं, और नज़र में आने के बाद काम कम बच जाता है। तो उन्होंने इसलिए ये विषय रखा होगा, मुझे लगता है कि लोग सारे के सारे नज़र में आ जाएं, ताकि कार्रवाई करवाने में आसान रहे। आपको ये लगता है? मुझे तो ये लगता है कि अगर मीडिया में इतना ना हाईलाइटेड होता मामला, तो हो सकता है अंदर अंदर ही दबा दिया जाता। नहीं, वो संभव नहीं था, क्योंकि ट्रस्ट एक गंभीर ट्रस्ट है और गंभीर लोग उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सारा जीवन इस काम में दिया है, तो दबाने का तो कोई कारण नहीं था। आप कौन दोष देता? कौन जो चोरी कर रहे थे उनको दंडित कौन करता? दंडित कोई स्थानीय थोड़ी होता है, कोई ट्रस्ट 2 लोगों का ट्रस्ट थोड़ी है। ये 15 लोग ट्रस्ट में हैं, संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इसमें IAS हैं। आप दबा नहीं सकते, तब भी नहीं दबा सकते थे आप। ये इसको जांच में जाना ही था, लेकिन केवल इतनी उनके मन में रही होगी कि लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैक्सिमम लोग नज़र में आ जाएं, ताकि कार्रवाई करवाने में आसान रहे। तो क्या ये बात सच नहीं है कि 5 जून का एक फुटेज जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के कुछ लोग पुलिस को लेकर जाते हैं और वहाँ से एक बैग भी बरामद करते हैं? देखो, सारी चीज़ें अपुष्ट हैं। आप देखिए मीडिया ट्रायल में कैसे कैसे होता है। मैंने इन दिनों में देखा है, जब किसी के खिलाफ होता था तो अपना ध्यान में नहीं होता था, हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं करते थे कि मीडिया ट्रायल कैसे होता है। इतनी अपुष्ट खबरें मीडिया में फैलाई गईं, और एक शब्द जोड़ दिया, सूत्र। उनका सूत्र कौन है, मुझे आज तक पता नहीं चला। और मुझे लगता है कि
कैसे इस विषय को लंबा खींचना और कैसे इसको अधिक से अधिक इसको बदनाम करना, इस उद्देश्य के साथ सारा ये चल रहा है। मुझे तो उस कार में कौन है, उस बैग में क्या है, बैग में केवल आदमी पैसा ही रखता है कि और भी कुछ रखता है, ये भी तो उनको जांच करना चाहिए ना। ऐसा कुछ कहा है क्या? मैं उसको न नकार रहा हूँ और न स्वीकार कर रहा हूँ। जो जांच कर रहे हैं उनसे एक बार पूछ तो लीजिए कि ये गाड़ी किसकी है, कौन है, किस लिए गई है। ये मुझे लगता है इसको भी जांच के दायरे में ही लाना चाहिए। और अगर उनके पास, जिसके पास ये सूत्र हैं, उनको अब एसआईटी एक उनके सामने एक अच्छी बड़ी एजेंसी है जो बहुत प्रामाणिक ढंग से काम कर रही है, ऐसे सारे सूत्र उनके पास ले जाना चाहिए। जब किसी संगठन का या किसी समाज में किसी संस्था का मुखिया बनाने की बात आती है और ख़ासकर जब हम ट्रेजरार बनाने की बात करते हैं तो किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का चयन करते हैं जिसके ऊपर सभी को भरोसा हो, विश्वास हो। ऐसा ही विश्वास संघ के लिए, लोगों के लिए, आम जनमानस में एक विचारधारा है कि हाँ, संघ के लोग बेईमान नहीं हो सकते, संघ का स्वयं सेवक कभी बेईमानी नहीं कर सकता। संघ का ही अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद। और आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं से, कभी प्रचारक रहे, कहीं स्वयंसेवक रहे, वो जुड़े हैं संघ से। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज संघ के प्रति भी लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है? देखो, ऐसा है कि जो लोग हैं हमारे, अब लोग क्या बात, मनी चंपत जी की बात हो रही है, मिश्रा जी की बात हो रही है। मनी चंपत जी तो 1983-84 में मुझे लगता है कि परिषद में आ गए थे, उसके पहले आ गए थे वो, और एक लंबे समय से संघ के प्रचारक हैं और आज तक उन पर कोई एक उंगली नहीं उठी है, किसी भी प्रकार से नहीं उठी है। आज वो उठ रही है, इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी दोषी होता है तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये एक कहावत है। कभी उन पर किसी प्रकार की कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। और प्रश्न खड़ा, भाई समाज है, समाज ने तो भगवान राम के सामने भी प्रश्न खड़ा कर दिया था। देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, इससे मुझे एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि व्यक्ति कभी भी अपने विचारों को परिवर्तित कर सकता है, अपने मन को परिवर्तित कर सकता है, अपने ध्येय को परिवर्तित कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि संघ का सर्वोच्च पद हमारा भगवा ध्वज रहेगा और भगवा ध्वज ही हमारा गुरु होगा। सौरभ जी, अभी उस विषय को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा था जो आपने रखा था, अभी पूरा नहीं हुआ था। आज भी चंपत जी पर आरोप लगाने के लिए तो मैंने कहा कि भगवान राम पर भी लगा सकते हैं लोग, लेकिन उन पर कौन सा आरोप है जो सिद्ध हुआ है? कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। लोग तो ये कह सकते हैं कि सौरभ जी के पास 25 फ्लैट हैं, 50 गाड़ियां हैं। कहने में क्या अर्थ होता है? आपके पास है क्या? उसके तो सूत्र होंगे ना, उसकी तो कोई प्रामाणिकता होगी ना, उसके तो कोई साक्ष्य होंगे ना, उसके तथ्य होंगे ना। ऐसे कौन से तथ्य, ऐसे कौन से साक्ष्य, ऐसे कौन से प्रूफ वही पक्ष चंपत जी के खिलाफ गए हैं या उनके बारे में हैं? उनके पास मैं तो जानता हूँ, मैंने सुना भी है कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ये भी लगाया गया आरोप टीवी में कि उनके करोड़ों रुपए उनके बैंक में जमा हुए। मैं तो टीवी डिबेट में था, ऐसे झूठे लोग बोल रहे थे। जहाँ तक मेरी पूरी जानकारी कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। बल्कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो उन पे एक भूमि का भी इन्होंने बताया कि 2021 में बहुत बड़ा घोटाला करा था कि 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने एक भूमि खरीदी और चंपत राय जी ने 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीद ली। तो कुछ मुझे नजूल की भूमि की बात होगी। देखो, ऐसा है कि वो एक अलग पक्ष ऐसा है कि संजय जी क्या हैं ये देश को, दुनिया को पता है। चोर जो होता है ना, उसको चूंकि स्वयं चोर है और वो किस प्रकार चोरी करता है उसको सारे तरीके पता होते हैं, तो वो किसी पर जब आरोप लगाता है तो वो सारी पक्ष सामने रखता है कि चूंकि उसको पता है ना ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिसने कभी चोरी नहीं की होगी उसको तरीके भी नहीं पता होते चोरी के कि कैसे चोरी हो सकती है। तो नजूल की भूमि राजस्व सरकारी भूमि होती है और वो किसी को अलॉटेड होती है। उस पर अगर कोई कार्रवाई कुछ होती है तो वो शासकीय पक्ष से ही होती है।
और जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि जो नज़ुल की भूमि थी वो ली गई थी, और वो शासकीय कहीं न कहीं समर्थन के साथ ही ली गई थी। अब ये है जी, 2 करोड़ की ज़मीन थी। नोएडा की ज़मीन आज से 4 साल पहले कितने की थी, आज कितने गुना बढ़ गई है। और अगर यहाँ पर कोई सड़क बन रही हो, यहाँ कोई बड़ा एक प्लांट आ रहा हो, या कोई बड़ा एक काम हो रहा हो, वो ज़मीन 100 गुना तक बढ़ जाती है। 2 लाख की जगह 20 करोड़ की जगह हो जाती है। भाई, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बनने वाला मंदिर, वो मंदिर जिसमें 65 करोड़ लोगों ने अपना निधि समर्पण किया हो, 13.5 करोड़ लोग जुड़े हों, 5.5 लाख गांव का जिसमें सहभाग रहा हो, वो मंदिर बन रहा हो, तो उसकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी होगी। तो और वहाँ वो मंदिर क्या है कि जब बड़ा बनाना है, बड़े परिवेश में बनाना है, तो आसपास की जगह तो चाहिए होगी, वो नज़ुल की हो चाहे किसी की हो, किसी से खींची नहीं गई, किसी से सरकार के दबाव में उस जमीन को लिया नहीं गया, उसका मूल्य चुकाया गया। जिसने भी लिया होगा, एक भी रुपए कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ है। सारे पैसे का जितना सरकारी मूल्य का स्टैंप लगना चाहिए वो स्टैंप लगा है, और सारा का सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये पारदर्शीपन है। ये तो कोई विषय ही नहीं है कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में हो जाती है। अरे 2 करोड़ की जमीन 200 करोड़ में बिकती है भाई। ये राहुल गांधी जी के जीजा का जमीन थोड़ी है 50 लाख में 15 करोड़ हो जाता है। वो जमीन जहां पर आसपास कुछ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये वो मंदिर बन रहा है जो दुनिया के शीर्ष पर इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहां तो 2 करोड़ क्या हो सकता है कि वो 200 करोड़ की भी हो सकती है। आदमी, आज कोई भक्त है, वो चाहेगा कि मेरा मंदिर के बगल में मेरा एक भवन हो और कोई बड़ा आदमी हो, तो 200 करोड़ रुपए में 2 कमरे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं तो भगवान राम के बगल में रहूंगा जाकर के। तो एक तो सौरभ जी, बड़ा प्रश्न है कि आरोप किसने लगाया है। बहुत बड़ी बात यह है, संजय सिंह ने आरोप लगाया है, जो ब्लैक में टिकट बेचते थे, ऐसा हमने सुना है, देखा तो हमने नहीं है। और शराब के घोटाले में जेल के अंदर भी रह के आए हैं। तो प्रश्न ये है कि आरोप किसने लगाया है। हाँ, आम समाज को आप जो कहते हैं, आम समाज को तो कुछ पता नहीं, वो तो भक्त है, वो तो भक्ति स्वरूप में रहता है हमेशा। उसके सामने आया कि भूमि घोटाला 21 में जब इन्होंने आरोप लगाया था, मैं भी टेलीविजन चैनल में उस समय बैठ रहा था, तो मैंने कई बार कहा कि आप FIR करवाइए, आप टीवी में ट्रायल मत करिए, बदनाम मत करिए उस जगह को। बहुत अच्छा होगा कि आप FIR कराइए। 2021 से 2026 हो गया, अभी तक उनका एक भी FIR उन्होंने नहीं करवाया था। अभी भी आरोप लगा रहे थे टेलीविजन चैनल में। SIT ने कहा आप वो दस्तावेज लेके, ये गए नहीं अपने आप, ये आज तक नहीं गए। SIT ने इनको बुलाया कि आप बार बार आप आरोप लगाते हो, आप वो सारे दस्तावेज लेकर कहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो 13 मैं दस्तावेज कह रहा था, वो 13 दस्तावेज तो नहीं है, 2 दस्तावेज गलती से, एक ही दस्तावेज है लेकिन 2 का नाम ले लिया। अब उन्होंने दस्तावेज वहां डाल दिया है। जमीन के घोटाले में जहां तक मेरी जानकारी है, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। जमीन अगर बेची गई है, खरीदी गई है, जहां तक मेरी जानकारी में है, वो पूरे राजस्व के साथ हुआ है। 1 रुपए भी कैश का ट्रांसफर नहीं है। लिया गया है वो भी चेक के द्वारा, दिया गया है वो भी, सारा मामला चेक के द्वारा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को लेके, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं चंपत राय जी को, इतना ज़्यादा कि वो व्यक्ति क्या संगठन से बड़ा हो गया। संगठन पूरी तरह से अपनी साख बचाने के बजाय उस व्यक्ति को बचाने में लगा है। और आपका एक ट्वीट मैंने देखा, फेसबुक पोस्ट आपने करी हुई थी कि चंपत राय जी ने खुद जासूसी कैमरे लगवाए चोरों को पकड़ने के लिए, और चंपत राय जी ने खुद चोरों को पकड़वाया। नहीं, वो सौरभ जी शायद एक लाइन छूट गई, उसमें ऐसा नहीं लिखा मैंने। वो जासूसी कैमरा कुछ भी नहीं लगवाया, वहां कोई जासूसी कैमरा नहीं है। कैमरे हैं, गुप्त कैमरे लगवाकर चोरों को पकड़वाया। कोई गुप्त कैमरा नहीं है वहां पर।
वहाँ कोई गुप्त कैमरा नहीं है। जो बात विषय आ रहा था तो उसकी हमने पुष्टि भी की, तो वहाँ कोई गुप्त कैमरा नहीं लगवाया गया। वहाँ पर जो स्वाभाविक रूप से कैमरे लगाए गए हैं निरीक्षण के लिए, वही कैमरे हैं। और ऐसा ना कि आप कैमरे के सामने खड़े हो जाएंगे उस समय, आप कुछ करने लगेंगे उस समय। अब स्ट्रेटेजिकल कोई करता है और उसको ध्यान में है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आपका मन चूंकि शुद्ध है, आपका मन सात्विक है, आपके मन में है ही नहीं कि ये लोग चोरी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो विश्वास के साथ रखा था वहाँ पर। ये विश्वासघात है ना जी, सीधे सीधे विश्वासघात है। आप अपने घर में, अपने घर की सुरक्षा के लिए, निरीक्षण के लिए आप किसको रखते हैं? जिस पर विश्वास होता है। तो क्या इसके बाद चोरी नहीं होती? क्या चोरी होती है? हम अपने ऑफिस में अपने बड़े विश्वस्त लोग रखते हैं, वहां भी चोरी हो जाती है। सरकार बड़ी अच्छी अच्छी जगह बड़े विश्वस्त लोगों को रखता है, वहां भी चोरी हो जाती है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जिन पर सारा देश गर्व करता है, वहां भी चोरी हो जाती है। तो चोरी कब कौन कर जाएगा ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन प्रमुख विषय यह है सौरभ जी कि जिन्होंने चोरी की है उनको कड़ा दंड मिले और उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, आज तक के इतिहास में 1947 के बाद एक जीप घोटाला हुआ, जीप आई नहीं, पैसा दिखा दिया गया। ये नेहरू जी के समय की बात है। आज तक स्वीकार नहीं कर रहे कि जीप घोटाला हुआ, पैसा हमने चुराया। स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार करेंगे तो होगा ना, आदमी मानता है कि हाँ गड़बड़ हुआ। कागजों में गड़बड़ हुआ, कागजों में जीप घोटाला हो गया, पैसा चला गया, लेकिन आज तक स्वीकार किया गया क्या? कोई जांच बिठाई गई क्या? आप वो एक बोफोर्स तोप की बात आई। बोफोर्स तोप में कितने घोटाले हो गए और बहुत सारी चीजें प्रूवन हो गई, लेकिन उसकी लीपापोती कर दी गई। मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री कहलाए। आज भी वो कहते हुए थकते नहीं हैं। वो प्रधानमंत्री थे 2G 3G कोल, और वो समय कॉमनवेल्थ के साथ गेम से, वो जहाँ तक कॉमनवेल्थ था क्या, हाँ, उसमें मतलब एक 5 रुपए की रुमाल, मुझे लगता है 500 रुपए ऐसा कुछ कोट हुआ था। मैं एग्जैक्ट नहीं ध्यान में है, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत कुछ हुआ था उसमें, ट्रेडमिल पे मैं लाखों नहीं अरबों रुपए का घोटाला उसमें हो गया। और उसकी SIT की जांच के लिए क्या प्रधानमंत्री ने कहा क्या इसकी SIT भाई बड़ी चर्चा हो रही है, इसकी जांच करा लेनी चाहिए, SITs करा लेनी चाहिए, इससे हमारी जो जांच एजेंसियां उनसे करा लेनी चाहिए। बढ़कर के मनमोहन सिंह ने कहा क्या? संसद में हंगामा हुआ, संसद ठप हुआ, संसद के दबाव में एजेंसी जांच हुई। इसके बाद कितने लोग जेल गए। लेकिन मनमोहन सिंह जी आज बड़े ईमानदार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी कितने घोटाले हुए। और एक छोटा सा तुच्चा जैसा बात आई टोटी चोरी का, यानी सरकार के संसाधनों से लगी हुई टोटियां, वहां लगा हुआ सामान बहुत अच्छा लगवाया गया था, हमने सुना है कि वो भी उखाड़ ले गए। वो एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जब ऐसा करता है, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन उस पर उनको कहना चाहिए था उस समय। मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करता, लेकिन चर्चा में तो आया ना। किसने कहा कि SIT की जांच करा लेनी चाहिए? अभी सबरीमाला का बहुत बड़ा विषय चल रहा है, सोने की चोरी की बात चल रही, कई मंदिरों की इस प्रकार चर्चा चली है, क्योंकि सबरीमाला का जो विषय है अभी ताजा ताजा है। कांग्रेस की सरकार अब वहां पर है। अभी तक SIT की जांच की बात की क्या उन्होंने कहा क्या कि सबरीमाला में ये देखो देव स्थान है, उनका सोना चोरी हो गया, भक्तों का सोना चोरी हो गया, कोई जांच बिठाई क्या उन्होंने? एकमात्र पूरे इतिहास में एकमात्र श्री राम जन्मभूमि का यह विषय है कि 2-3 दिन में वहां के महामंत्री ट्रस्ट के, जिनके विषय में आप अनाप शनाप की बात करते हैं, उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि इसकी SIT जांच होनी चाहिए। और पहली पूछताछ आप मेरे से, ये है जिम्मेदारी तो नहीं लेना भाई साहब, घर के मुखिया के नाते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चंपत राय जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। और अगर ये मामला प्रकाश में आया तो मुखिया के नाते क्या लाल बहादुर शास्त्री उस ट्रेन को चला रहे थे? क्या वो ड्राइवर थे?
लेकिन उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना उचित समझा, उसके बाद जांच हुई। ऐसा है कि अगर इतनी देरी क्यों लगी? नहीं, वो देरी लगी कि वो उस स्थान पर थे जहाँ पर वहाँ के प्रशासन के विषय में उनको सर्वाधिक जानकारी थी। अगर जांच भी होगी तो जांच में उन्होंने सारे तथ्य, सारे साक्ष्य, सारे कागज एसआईटी ने जो मांगे वो उन्होंने दिए, और अभी दे दिया परसों ना। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, समय आया तो दे दिया उन्होंने। और किसको देना था तो स्वाभाविक है, माननीय पता नहीं दिया है कि दिलवाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ ये दिलवाया गया तो ये तो राजनीतिक परिभाषा वाली है, और कोई सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब वो अयोध्या में भी नहीं दिखेंगे। नहीं, अब सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैंने कहा है चंडू खाने की खबरों की बात एक हमने कही कि इस समय बहुत सारी चंडू खाने खबरें चलेंगी। अभी आपका विषय चल रहा है हमारे साथ, में बहुत सारे विषय आपके बीच में उठाने वाला हूँ, वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस बात किस प्रकार की बात। ऐसा लगते थे प्रामाणिकता ही खत्म हो गई है। किसने प्रामाणिकता बना कर रखी हुई है? विपक्ष ने बनाकर रखी है या समाचार प्रदाताओं ने बनाकर रखी है, जो रोज नई एक कहानी, उसमें कई कहानियां तो ऐसी जिनमें सूत्र ही कोई नहीं है, केवल झूठ है। मैं भी खुलासा करूंगा मैं आपको, तो जैसे बता दीजिए। मैं बताता हूं। एक ये चला कि चंदन राय चंपत राय के भतीजे हैं। चंदन राय रहने वाले सीए हैं, रहने वाले हैं वो बिहार के, और चंपत राय जी रहने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, बिजनौर के। चंपत राय जी बंसल हैं जी, और वो राय हैं जी। राय अब कहाँ क्या है मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। एक दूसरा विषय आया, अब ध्यान में आ गया कितनी प्रामाणिकता के साथ विषय रखा गया। बहुत दिन तक यही प्रचारित किया गया कि, और वो यहीं पर उसी है वहाँ के, वो बिहार के हैं, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन चाचा भतीजा बता दिया गया। ये कितना बड़ा फ्रॉड है मामला ये, इस पर कौन सोचेगा? एक वहाँ सोमेश शंकर है, हमारी विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ पर हमारा जिला संगठन मंत्री था कर्नाटक में, और हमारे सोशल मीडिया का भी काम देखता था। तो स्वाभाविक जब ये व्यवस्था में लोग चाहिए तो लोग तो चाहिए ना, जो काम कर रहे हैं, जिनके विषय में पता है कि अच्छा काम करता है, उस कार्यकर्ता को यहाँ पर लाएगा। और वो कूपन जो टिकट बनती है ना, आप चाहते हैं कि दर्शन करने जाना है तो वहाँ पर एक प्रॉपर कूपन पर्ची मिले, उस पर्ची बनाने का काम उसके पास है जी। और हमारे यहाँ गोपाल जी हैं, गोपाल जी वही कर्नाटक के हैं, तो वहाँ कुछ प्रबंधन के काम, बहुत सारे प्रबंधन के काम होते हैं, तो उनको बुलाया गया। प्रचारक हैं उस संघ के, उनको जिनके आगे नहीं पीछे नहीं, किसके लिए करेंगे, एक विषय आता किसके लिए करेंगे, तो किसके लिए करेंगे जिनके आगे पीछे कुछ है ही नहीं है, और वो घर ही नहीं जाते, घर जाते भी तो कोई घर वाले जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, और किसी के प्रभाव का कोई वो नहीं है। उनको कुछ काम दिए गए, यहाँ पर निर्माण के काम में, वहाँ के प्रबंधन में दिए गए, वो भी कर्नाटक के हैं। एक तथ्य जोड़ा गया कि जो गोपाल जी हैं उनका भतीजा है सोमेश शंकर, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, दोनों की जाति अलग है, दोनों के क्षेत्र अलग हैं, और कहा गया सोमेश शंकर 50 बार 5 साल में, साल भर में ऐसा कुछ बोला, साल भर में 50 बार कर्नाटक गया है, और पता नहीं क्या क्या लेकर गया है। वो 5-6 साल में 4-5 बार गया है, और वो अपने, स्वाभाविक है इस साल में एक बार तो आदमी अपने घर जाएगा, तो वैसे ही वो मुश्किल से उसको छुट्टी मिलती थी, क्योंकि लोग ही नहीं जाता थे। अब इतना बड़ा झूठ कि गोपाल राव, वो गोपाल राव नहीं है, वो हम इन्होंने गलती की। सोमेश शंकर, ये दोनों चाचा भतीजे हैं, उनको लाए। एक अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो भूमि है वो गोपाल राव की है, उनके नाम की गई है। भाई वहाँ एक छोटे से कमरे में रहते हैं वो, क्योंकि वहाँ प्रबंधन का काम देखते हैं, तो वहीं रहते हैं वो, उनका वहीं पर एक कमरा है। वो तीर्थ क्षेत्र न्यास की जमीन में तीर्थ क्षेत्र न्यास का भवन है, उन्हीं की भूमि है, लेकिन मीडिया में
और सोशल मीडिया में ये फैलाया गया कि ये गोपाल राव ने बनवाया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रोज नहीं। अभी तो आप देखिए ना, ताज़ा ताज़ा परसों क्या फैलाया गया, एक दिन पहले ही सुबह से उन्होंने कहा कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे पास फ़ोन आए लोगों के, हमने कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया। तो इस प्रकार का जो तथ्यहीन बातें हैं ये समाज के बीच में फैलाई गई, और हमारे विपक्ष के द्वारा, तो क्योंकि आवाज़ विपक्ष की जाती है, मीडिया तो अपना काम करता है, लेकिन पुष्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ये जो चौथा स्तंभ है इसकी मान्यता बहुत है, इस पर विश्वास लोग बहुत करते हैं। तो जितना प्रामाणिकता के साथ जो यथेष्ट है वो अगर समाज के बीच में जाएगा तो मुझे लगता है और अच्छा रहेगा। फिर वहीं पे बात ये आ जाती है कि एक व्यक्ति को लेकर आप उसको संगठन से बड़ा बना दें। मुझे याद है प्रवीण भाई तोगड़िया ने चंपत राय जी के बारे में बहुत कुछ बोला। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ उनके शब्दों को, क्योंकि वो है नहीं संगठन में, और बहुत से सवाल उठाए गए। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रवीण भाई तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता दिखाने वाले चंपत राय जी थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि मनी चंपत जी महामंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के, और प्रवीण भाई कार्याध्यक्ष थे, और कार्याध्यक्ष के होने के नाते उनकी एक समयावधि होती है। उस समय की अवधि में वो दायित्व छोड़ना पड़ता है। संविधानगत, चूंकि विश्व हिंदू परिषद का भी अपना एक संविधान है, उसमें एक समयावधि है कि वही अध्यक्ष और महामंत्री इतने साल तक रह सकते हैं। तो अब अध्यक्ष किसको नामित करना है ये संगठन पूरा विचार करता है, महामंत्री किसको करना है ये अध्यक्ष ने तय करना होता है। तो उसी समय तो मनी चंपत जी का भी समय पूरा हो गया था और उनका भी समय पूरा हो गया था। हाँ, इस बीच में कई बार मन में कई बार विद्वेष भी आता है, कई उबाल भी आता है। हम सब मनुष्य तो हैं, उसी का परिणाम था वो। विपक्ष का भी देखने में आता है कि समय समय पर वो आरोप ट्रस्ट के ऊपर लगाता रहता है। खासकर उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी होने हैं अगले वर्ष। क्या आपको लगता है ये सारे राजनीतिक पहलू हैं इनके पीछे, राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे? निश्चित तौर पर देखो, दो केवल राजनीतिक षड्यंत्र ही नहीं है, इससे भी आगे की चीज़ है। श्री राम जन्मभूमि के कारण पूरे देश का हिंदू समाज एक साथ जुट करके खड़ा हो गया, और 1 जनवरी को आप देखते थे जब न्यू ईयर आता था तो जो लोग हैं वो कहीं क्लब में जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, कभी टूरिस्ट बन के चले गए। अब वो सारा का सारा समाज, अब 22 करोड़ लोग इस बार श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर में आए। ये सांप लौट रहा है, और केवल विपक्ष को नहीं है, विपक्ष के पीछे भी जो शक्तियां हैं उनका धंधा बंद हो गया। आप चाहिए कि वो टूरिस्ट सेंटर में जाएंगे, और आप 25 दिसंबर में सारा क्राइस्ट का मामला होता है, उस समय भी छुट्टी होती तो लोग मंदिर जाते हैं। त्योहार छुट्टी तो क्राइस्ट की, लोग जा रहे हैं मंदिर में, और जो प्रोपोगंडा वो पहले फैलाते थे, जिनके बीच फैलाते थे, अब जो लोग मंदिर जा रहे हैं तो वो फैला कैसे पाएंगे? तो राजनीति, ये तो तुष्टीकरण का मामला है। अब इनके पास कोई ज़मीन बची नहीं है, तो वही तुष्टीकरण वाली ज़मीन बची है। तो उसके लिए इतना अंधे हो गए हैं ये कि देश को बदनाम करना हो, देश को बर्बाद करना हो, देश को बेचना हो, सबके लिए तैयार हो जाएंगे। आप बंगाल की स्थिति देखिए ना, बंगाल को कहाँ छोड़ दिया उन्होंने, केवल तुष्टीकरण के आधार पर। यानी बांग्लादेशियों को आप बुलाएंगे और उसको यहाँ का नागरिक बनाने के लिए कुछ भी करेंगे आप, देश में वो कुछ भी कर जाएं, इससे हमारे विपक्ष कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आए दिन जहाँ जहाँ बस्तियाँ होती हैं, ये इस प्रकार से अवैध आए हुए बांग्लादेशी जहाँ जहाँ रह रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो देश का हित उनके सामने कहाँ है? देश का हित, हिंदू हित, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये शुद्ध राजनीति नहीं
तो हिंदू विरोधी राजनीति है। और हिंदू विरोधी राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि दुनिया के जो प्रभाव है उसको भी स्वीकार करने लगे। आप देखिए ना, सिंदूर में क्या हुआ, कहां तक पहुंच गए ये हमारी विपक्षी मानसिकता कहां तक पहुंच गई है, देख लीजिए ना आप। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में एक कितने स्थानों पर भारत ने विजय प्राप्त की, मुझे लगता है एक बड़ा इतिहास बन गया। लेकिन हमारा विपक्ष कहता है कि जो राफेल गिरे हैं उसका हिसाब दो। सही, इतना निकृष्ट विपक्ष दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगा जितना निकृष्ट विपक्ष हमारे देश में है। अपने ही देश में अपने देश को अपमानित करने के लिए, अपने देश को नीचा दिखाने के लिए हमारा विपक्ष रक्षा से संबंधित विषय में पूछता है कि राफेल कितने गिरे हैं। ट्रंप जो राफेल बोल रहे हैं, देखो 5 बार, 5 राफेल, 7 राफेल, 8 राफेल, यानी आप भारत की रक्षा विभाग की बात नहीं मानेंगे, सेनाध्यक्ष की बात नहीं मानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, आप आसिफ मुनीर की बात मानेंगे, शहबाज शरीफ की बात मानेंगे, आप ट्रंप की बात मानेंगे, लेकिन भारत की व्यवस्था की बात आप नहीं मानेंगे। हमारे देश का विपक्ष खड़ा कहां है? फिर राम मंदिर में तो उसने करना ही था, उसने एक विश्वमन करना था। लेकिन उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि भारत की भक्ति भारत में मुगलों ने लूटा, संपत्ति भी लूटी, मंदिर भी तोड़े, लेकिन भारत के लोगों की जो भक्ति है वो अर्थ में भी नहीं टिकी। भ्रष्टाचार तब भी हुआ और मंदिर टूटे तो भी भक्ति नहीं टिकी। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने मंदिर तोड़े तो नहीं, लेकिन संपत्तियां तो उन्होंने चोरी की, उन्होंने भी लूटी, लेकिन भारत की भक्ति कभी टूटी नहीं। भारत में 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2G, जीप, ये जी, वो जी, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, लेकिन देश की, समाज की भारत भक्ति जो है वो कम हुई क्या? लोगों ने कहा क्या कि नहीं नहीं, इतना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, अब हमारा बच्चा सेना में नहीं जाएगा। आज तक सुनने को मिला क्या? ये भक्ति आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा होता है, चाहे राम मंदिर की भक्ति हो, चाहे भारत भक्ति हो। अभी एक खबरें आ रही हैं कि वहां पैसा चढ़ावा कम हो गया, वहां दर्शनार्थी कम हो गए। ये किसको प्रभावित करने की बात कर रहे हैं? ये भक्ति कम होती है क्या? आपके घर में, किसी घर में वहां चोरी हो गई तो भक्ति कम हो जाएगी क्या? लोगों की भक्ति कम नहीं हुई, जैसे भक्त चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। कितना बड़ा प्रोपोगंडा। 200 किलो चांदी कहां गई? वो काकभूसुंडी कहां गए? अरे भाई, रास्ते में खड़ा मिलाएगा क्या? कहीं ऐसे चौराहे पर ये चीजें लगाई जाती हैं क्या कि एक चौक बना दिया गया, उसमें 200 सिल्ली रख दी गई चांदी की, आप इनके दर्शन करिए। मैं था वहां पर जब इस प्रकार का सामान आता था, क्योंकि मैं भी बीच बीच में गया हूं। लोग सामान लाते थे, चंपत जी उनसे कहते थे इसकी आवश्यकता नहीं है, मंदिर में ये लगने वाला नहीं है, मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं नहीं, रख लीजिए रख लीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते, हमारे पास जगह भी तो नहीं है, हम रखेंगे कहां? वो हमारे सामने लिटरली वापस करते थे कि नहीं नहीं, नहीं चाहिए, हमारी जरूरत नहीं है, मंदिर में कहीं काम आने वाला ही नहीं है। जबरदस्ती देकर लोग गए। अब क्या करेंगे चंपत जी? स्वाभाविक प्रबंधन ने सोचा होगा कि इसको अब कुछ जो स्टेट बैंक का जो जहां पर स्ट्रांग रूम है, बहुत सारा सामान इस प्रकार का मुझे लगता है वहां रखा गया होगा। हमने तो अभी भी कहा, हमने कहा भाई जिनको शंका हो रही है अयोध्या जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जिनको अपनी सिल्लियां देखनी है तो सिल्ली हो सकता है, सिल्ली जिस रूप में आपने दिया हो उस रूप ना हो, पिघला के कुछ और रूप हो गया हो, तो आपको तो चांदी देखनी है ना, तो अपनी चांदी देख के तो आओ। आपने जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सामान नहीं है, आप देख के तो आओ। किसी ने जांच की क्या? जिन्होंने समाचार में दिखाया उन्होंने जांच की क्या? जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने जांच की क्या? अभी कल माने पूजनी गोविंद देव जी ने कहा वो सारा सामान सुरक्षित है, अब जिसको देखना देखा जा करके। तो इस प्रकार के आरोपों से राम
के भक्तों को, भगवान राम के भक्तों को डिगाने की कोशिश हो रही है। कौन सा राम भक्त डिगाए भाई, आप तक बताइए मेरे को, मुझे तो इतिहास में बतावे कौन सा राम भक्त डिगा है। हाँ, उनको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि वो लोग हैं जो आज तक भगवान श्री राम की उस जन्मभूमि को जन्मभूमि स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अंत समय तक अभी भी वो समाजवादी पार्टी के लोग तो अभी भी उसको श्री राम जन्मभूमि होने के लिए तैयार नहीं है, अभी वो बाबरी मस्जिद बोलते हैं। तो उनकी कौन सी भक्ति होगी भाई? जो राम मंदिर मानते ही नहीं है उनकी भक्ति कहाँ है? तो इसको राजनीति कहेंगे ना जी। या तो किसी वैश्विक षड्यंत्र के प्रभाव में बात कर रहे हैं, या तो शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, या तो दोनों कर रहे हैं। ये समाज जानता है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि पूरा देश, देखो क्या, जब कोई खबर चलती है तो दिमाग में द्वंद्व होता है। वो द्वंद्व तो आपके हमारे परिवार में थोड़ी सी कोई बात आ जाए तो हमारे द्वंद्व चलना शुरू हो जाता है। हमारे परिवार में छोटी सी बात हो जाए द्वंद्व चलना शुरू हो जाता है। तो वो द्वंद्व, ये समाचार, ये झूठी खबरें दिखानी बंद हो जाएंगी, ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा। देखो, वो प्रशासनिक दृष्टि से आप बात कर रहे हैं, प्रशासनिक दृष्टि से बात कर रहे हैं जी। उस विषय में ये कहूँगा कि शासक कौन है? शासक के निर्देश पे जो प्रशासक है उसको काम करना पड़ता है। मैं किसी कोई बचाव नहीं कर रहा हूँ। तो उस समय बिना शासक के निर्देश के कोई प्रशासक इतना बड़ा काम नहीं करेगा। आज भी हमारा जो इतना बड़ा काम करना होता है तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा प्रशासक है वो अपने ऊपर से आदेश लेता है कि ये करना है, करेंगे ना करें। इतना सहज काम नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो नाम तय किए वो ट्रस्ट में लोग हैं। जहाँ तक योगी जी की बात है, देखिए योगी जी ने जैसे ही इस विषय पे संज्ञान लिया, तुरंत उन्होंने एसआईटी भी बनाई और जांच भी करी। बल्कि वो अयोध्या गए और ये बात भी बहुत प्रचारित हुई कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चंपत राय जी मेरे आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं था और किसी के लिए कोई निर्देश नहीं था। वो ना चंपत जी के लिए था, ना कि ट्रस्ट के किसी मेंबर के लिए था। और चूँकि चंपत जी ने ही आगे विषय बढ़ाया था, चंपत जी ने स्वयं को आगे कहा था कि पहली जांच मेरे शुरू की जाए। तो चूँकि सब कुछ हो रहा था तो ऐसा कहने का कोई तात्पर्य नहीं था और उन्होंने कहा भी नहीं। चंपत जी स्वयं नहीं गए। उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये एसआईटी की जांच हो रही है और हम सब उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए ऐसे में मुख्यमंत्री जी के साथ रहना उचित नहीं होगा। और वो स्वेच्छा से वो उनके साथ नहीं रहते। तो क्या ये भी सच नहीं है कि एसआईटी ने कहा था ट्रस्ट का कोई भी अधिकारी अयोध्या नहीं छोड़ सकता है? नहीं, कोई भी कहीं भी जाए, एसआईटी से कोई लेन देना नहीं था। एसआईटी ने नहीं कहा क्योंकि आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। क्योंकि सब लोग जब वो बुलाते, जब बात करते हैं, वो आते हैं, वो समय देते हैं, सब हो रहा है तो क्यों कहेगा कोई एसआईटी का सदस्य? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, न एसआईटी के द्वारा कहा गया था। इवन गोपाल जी तो कर्नाटक गए थे। उन्होंने कहा जब एसआईटी उनको जाना था किसी कार्यक्रम के लिए, वो 4-5 महीने पहले तय हो गया था कार्यक्रम। तो जब वहाँ से कार्यकर्ताओं ने कहा होगा आने के लिए, तो इन्होंने एसआईटी से बात की कि भाई ऐसा कुछ है क्या कि अब चूँकि हम सब लोग हैं यहाँ प्रबंधन में हैं। तो बोले नहीं, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब कोई चर्चा करते हैं, कोई पूछताछ करते हैं, बात करते हैं, तो आप लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो कोई रोक नहीं थी। कई बार लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, ये दोनों एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दोनों एक ही संस्था हैं। क्योंकि हम अभी वीएचपी की वेबसाइट पे भी जाते हैं, मैंने भी जब रिसर्च करी थी, तो वो डायरेक्ट राम मंदिर को डोनेशन अगर आपको देना है तो वहाँ पे वेबसाइट में भी आपको दिख जाता है विश्व हिंदू परिषद की। ऐसा है कि तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो ट्रस्ट है वो केवल मंदिर के लिए है, श्री राम जन्मभूमि के लिए है। उसकी क्षेत्र सीमा यही है, उसी पर जो काम करना है वो कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़े आयामों के साथ काम कर रहा है। उसमें मंदिर का विभाग केवल एक है,
देश भर के मंदिरों का प्रबंधन ठीक हो, देश भर के मंदिर जो सरकार के पक्ष में सरकार ने अधिकृत कर रखे हैं वो उनके पास से छूट करके भक्तों के पास आए, जो मंदिर के भक्त हैं उनके साथ हो। एक अच्छी योजना बना करके मंदिर, देश में सैकड़ों हजारों मंदिर चल रहे हैं, आपको ध्यान में होगा, स्वामी नारायण के मंदिर चल रहे हैं और भी सारे मंदिर चल रहे हैं, बहुत व्यवस्थित मंदिर चल रहे हैं। इसी प्रकार से मंदिर लोगों के हाथ में होने चाहिए, क्योंकि मंदिरों के माध्यम से बहुत सुफल हो रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार की एक योजना देश भर में बने, सरकार के अधिगृहित मंदिरों को सरकार भक्तों को सौंपे, फिर एक व्यवस्था बने, अच्छी व्यवस्था बने। एक ये प्रयास विश्व हिंदू परिषद का चलता है मंदिरों के लिए। कब होगा भाई साहब? तो 16 साल हो गए अभी। कुछ देखो, ऐसा सरकार अब लगे हुए हैं। हमने पीछे आज से 3-4 साल पहले हमने एक प्रस्ताव भी पारित किया इस सारे विषय में। लगातार इस पर हम काम भी कर रहे हैं। अब शीघ्र हो जाना चाहिए। बहुत सारे काम हो रहे हैं, चूँकि जन दबाव होता है, मतलब एक तरीके से जनता का आग्रह होता है, जनता के आग्रह पर सरकार काम करती है, जनता का आग्रह बढ़ता जा रहा है। ऐसे सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम अर्चक पुरोहितों के बीच में काम कर रहे हैं, वेद विद्यालय खोले जा रहे हैं। ऐसे करके 16 आयाम। युवाओं के क्षेत्र में बजरंग दल काम कर रहा है, युवतियों के क्षेत्र में दुर्गा वाहिनी काम कर रही है, महिलाओं के क्षेत्र में महिला विभाग काम कर रहा है। ऐसे 16 आयाम विश्व हिंदू परिषद के जो समाज के बीच में काम कर रहा है। ये तो तीर्थ क्षेत्र न्यास केवल श्री राम जन्मभूमि के लिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने, आपने देखा होगा, ये तो 1528 से अभियान चला। पहले दिन से वहाँ पर द्वंद्व हुआ है। ऐसा नहीं कि बाबर आया तुरंत करके चला गया, उसके साथ संघर्ष हुआ, 76 बार संघर्ष हुआ। लेकिन रहा क्या कि कभी अयोध्या के लोग लड़ रहे हैं, कोई महंत लड़ रहे हैं, कभी वहाँ का राजा लड़ रहा है, लेकिन पूरा देश एक साथ कभी नहीं लड़ा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया, पूरे देश में यात्राएं निकाली, पूरे देश का सहभाग हो ऐसा प्रयास किया। तो पूरा देश जब श्री राम जन्मभूमि के लिए खड़ा हुआ तो श्री राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो गई, वहाँ भव्य मंदिर खड़ा है। ये सारे देश को जोड़ने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया। चलिए, अब ये घटना दोबारा भविष्य में कभी ना हो, उसके लिए ट्रस्ट क्या प्रयास करेगा, विश्व हिंदू परिषद क्या प्रयास करेगी? SIT की रेंज बहुत बड़ी है। वित्तीय प्रबंधन कैसे हो, यहाँ की व्यवस्था कैसे हो, इन सारे विषय पर ये चर्चा हो रही है, ये विचार हो रहा है। नहीं, अब तो हो भी नहीं पाएगा, अब तो कल्पना से बाहर होगा ऐसा कुछ वहाँ हो पाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो विश्वास का विश्वासघात। हम अपने लोगों पर, मतलब ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो काम में लगाते हैं कि आदमी ठीक काम करेगा, और वो व्यक्तिगत से लेकर के समाज से लेकर सरकार तक ऐसे इस प्रकार के विश्वासघात हुए हैं। ये कोई पहला विश्वासघात नहीं है, ये चोरी है, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई साजिश नहीं है, ये चोरी है, शुद्ध चोरी है। और इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय, मैंने कहा कि मंदिरों के बहुत सारे देश में मॉडल हैं जहाँ पर चोरी नहीं होती है। चोरी के अभी कोई आसार वहाँ पर नहीं हुए, कोई इस प्रकार का कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। तो ऐसा मॉडल अपनाया जाए जिस मॉडल में हर प्रकार की व्यवस्था हो, भक्तों को अच्छी व्यवस्था अभी भी बहुत अच्छी मिल रही है, और अच्छी हो सकती होगी तो मिले, और आर्थिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से कोई भ्रष्ट आचरण कर पाए उसका कोई स्कोप ना रहे। इस प्रकार की व्यवस्था पर ऑलरेडी चर्चा भी होगी और ऐसी व्यवस्था बनाएगी भी, क्योंकि अब ट्रस्ट बैठेगा, अभी ट्रस्ट की बैठक होगी और ट्रस्ट इस पर विमर्श करेगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिल गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे विजय भाई साहब से उसका उत्तर लेकर आप तक पहुंचाने की। कैसा लगा आज का एपिसोड, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।